स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आज हम देखेंगे टॉपिक 3.4 कंडक्टेंस, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से होती है, एक तो मेटल या तो सेमी मेटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मेटल, सेमी मेटल, ग्रेफाइट, सम ऑक्साइड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। सच अ कंडक्टिविटी इज नोन एज अ मेटालिक कंडक्टेंस, ओके। एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो पहले तो ये समझे कि व्हाट इज़ मीन बाय कंडक्टर, ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, थोड़ा ऊपर से, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉलिड की बात नहीं करेंगे, सॉलिड की, लिक्विड की, सब जनरल बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज अ कंडक्टर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको हम बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। वेर एज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज अ इंसुलेटर, ओके बेटा। देन कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। कंडक्टर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरी में। एक मेटालिक कंडक्टिविटी है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या तो इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने पहले जैसे बताया वही, लेकिन उसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं। दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन। जैसे कि अभी कोई वायर में से करंट पास हो रहा है, सपोज ये करंट पास अगर इसमें से हो रहा है वायर में से, तो इसमें वायर के अंदर जो कॉपर है वो कॉपर का कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉपर का फॉर्मूला Cu ही रहने वाला है, कोई यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। तो सच अ कंडक्टर इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एग्जाम्पल फॉर मेटल, ग्रेफाइट, सर्टेन कंपाउंड्स एट्सेट्रा। कंडक्टेंस इन दिस केस is due to free electron, the flow of free electron. We know कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कर्नल एंड पॉजिटिव चार्ज कर्नल के बीच में इंटरस्टिशियल साइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ड्यू टू दैट मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी यहाँ पे फ्लो होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज वो इधर उधर घूमते रहेंगे, और इनकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी शो होती है मेटल के अंदर, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में भी मेटालिक बॉन्ड पढ़ चुके थे। इवन मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट, उसके अंदर भी बेसिक डिस्कशन इसका किया था, सही है। अभी थोड़ा फॉर्मूला भी देखेंगे आगे, जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलता जाएगा फॉर्मूला भी इसके अंदर आएंगे, एंड तक देखिएगा ये वीडियो, ठीक है। फिर दूसरा, those which undergoes decomposition when current is passed through them। मतलब ऐसे कंपाउंड की जिनमें से करंट पास होने में उनका डिसोसिएशन होता है, या तो वो बेसिकली डिसोसिएटेड ही होते हैं आयंस के फॉर्म में, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन फॉर्म में। दोज आर नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट इन वाटर, या तो मोल्टन सॉल्ट या तो फ्यूज सॉल्ट, जिनके अंदर आयंस पॉसिबल हो सकते हैं, वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। इन दिस केस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आयोनिक कंडक्टेंस, ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आयोनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिवाइडेड फर्दर इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 11 इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगेन यहाँ पे बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जैसे कि NH4Cl,
It is NH4Cl is a salt of strong acid HCl and weak base ammonia. NH4Cl, salt of weak acid strong base CH3COONA, acetic acid. Sodium acetate. Sodium acetate is a salt of acetic acid CH3COOH, weak acid, and strong base NaOH. उसका सॉल्ट जो CH3COONA है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. NaCl, KBr, दे आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. इनका फंडा क्या है, दे डिसोसिएट कम्प्लीटली. मतलब NaCl, नमक को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होने वाला है, वो 100% डिसोसिएट होगा. इट डिसोसिएट 100%. उनके अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 1. ये तो एग्जैक्टली 1, वो 1 के करीब होगा. अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. अगर अल्फ़ा इक्वल टू 1 है तो वी कैन से 100% डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन हुआ. इतने मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए पानी में, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए Na+ एंड Cl-, डिसोसिएट इनटू आयंस. ठीक है. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है. उनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी अल्फ़ा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी. वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, आइदर वीक एसिड और वीक बेस, या तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड. ठीक है. ऐसे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. दूसरा C6H5OH, फिनॉल, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है. HCl, HBr और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HF जो है वो वीक एसिड है. उसके अलावा बेस के अंदर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3Na2, मीथेनेमाइन, इथेनेमाइन, प्रोपेनेमाइन, ऑल काइंड ऑफ अमाइन, C6H5NH2, बेंजीनेमाइन या तो एनिलीन. उसके अलावा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट. अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये हमें याद रखना चाहिए. फिर आगे जाते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने 2 प्रकार के सब्सटेंस देखे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. एक थर्ड टाइप के सब्सटेंस भी होते हैं, सब्सटेंस लाइक सुगर, यूरिया, ग्लूकोज एट्सेट्रा, द सॉल्यूशन ऑफ विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. वो पानी में डिज़ोल्व तो होंगे लेकिन पानी में आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए है, सुगर C12H22O11 सिक्रोज भी बोल सकते हैं उसको, यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज फ्रुक्टोज C6H12O6. अभी सपोज मैंने ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में है, उसको पानी में डिज़ोल्व किया तो C6H12O6 एक्वेस बन जाएगा वो, लेकिन उनमें से आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए. इट इज़ नोन एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके. जबकि NaCl सॉलिड, नमक को हम जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें से Na+ एक्वेस एंड Cl- एक्वेस, यानी कि उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होता है. यहाँ पे मैंने खाली फॉरवर्ड साइड एरो लिखा है, रिवर्स साइड एरो नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि when NaCl added into water, it almost 100% dissociated into ions. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एरो है, रिवर्सिबल एरो. क्यों? क्योंकि 100% वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. सम रिएक्टेंट रिमेन अनडिसोसिएटेड. ठीक है बेटा. लेकिन इनमें भी आयंस प्रोड्यूस हुए, उसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अभी पूरे चैप्टर के अंदर ज़्यादातर डिस्कशन हम किसके बारे में करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक. क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल्स के बारे में तो हमने देख लिया, मेटल, सेमीकंडक्टर, ठीक है, डॉपिंग वगैरह. अभी हम लोग जो देखने वाले ज़्यादातर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ओके. तो नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है, स्ट्रॉन्ग या तो वीक, कोई भी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. कैसे कौन से फैक्टर है. फर्स्ट फैक्टर
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी ज़्यादा फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन। उनमें आयंस यानी कि चार्ज कंडक्ट करने वाले जो आयंस है, रिस्पॉन्सिबल आयंस, उसमें ज़्यादा होंगे। अगर आयंस ही ज़्यादा है, जो चार्ज कैरी कर रहे हैं आयंस ज़्यादा है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। अभी क्वेश्चन होगा कि सर ये सॉल्वेशन मतलब क्या? सपोज ये हमारा आयन पानी में चला गया, एक्वेस नीचे लिखा है, अभी सॉल्वेंट उसको होल्ड करके रखेगा। सॉल्वेंट पानी को भी क्या होगा, उसके ऊपर उसके साथ अट्रैक्शन, अगर उसके साथ पानी का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो इजीली मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना साइज बड़ा होगा ना, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ आयन, जितना साइज बड़ा होगा, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, H प्लस, इन सब में सबसे बड़ी साइज़ कौन सी है? समझो रुबिडियम की। तो रुबिडियम प्लस अगर पानी में है तो उसका सॉल्वेशन ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा, उसका सॉल्वेशन भी ज़्यादा, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? लेस द कंडक्टेंस। याद रखिएगा, जितनी साइज़ ज़्यादा उतनी कंडक्टिविटी कम। उसका मतलब अगर HCl और NaCl हम ले लें तो HCl में कौन से आयंस होंगे? H प्लस Cl माइनस, NaCl में Na प्लस Cl माइनस। तो कंडक्टिविटी HCl की ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें आयन जो है H प्लस छोटी साइज़ का है, जबकि NaCl में Na प्लस बड़ी साइज़ का है। तो जितना छोटी साइज़ का आयन होगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, सॉल्वेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा, और जितना बड़ी साइज़ का आयन होगा उतनी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। अगर एक एग्जांपल ले ले, एसिटिक एसिड CH3COOH। CH3COOH हमारा सॉल्यूट है, उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व किया, हो गया। दूसरे एक बीकर में मैंने बेंजीन लिया हुआ है, उसके अंदर भी एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व किया, उसके अंदर भी वो एसिटिक एसिड डिज़ोल्व हो गया। लेकिन वाटर जो है, पानी, वो पोलर सॉल्वेंट है, और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एसिटिक एसिड CH3COOH ज़्यादा डिसोसिएट किस में होगा? पानी में। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल। ठीक है, हैंस द ग्रेटर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट greater is the ionization and hence greater is the conductance. Similarly, greater is the viscosity of solvent, less the conductivity. हाँ, अगर आपका सॉल्वेंट थोड़ा थिक है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? लेस। चिप अपन जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी आयंस की, क्योंकि आयंस को क्या करना है? तैरना है। तो आयंस अगर इजीली मूव कहाँ पे हो पाएंगे? जब लिक्विड पतला होगा, डेंसिटी उसकी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी, आयंस कैन इजीली कैन मूवमेंट। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज द टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं एसिटिक एसिड के पानी में बनाए हुए सॉल्यूशन को लो टेम्परेचर पर रखूँगा तो आयंस कम मिलेंगे मेरे को, लेकिन यही एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को पानी में डिज़ोल्व करने के बाद टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगी? फॉरवर्ड साइड। तो मोर आयंस वर ऑब्टेन, दैट्स वाई कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे अभी, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट, concentration of solution. Higher the concentration of solution, less is the conductance. मतलब concentration आयंस का जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जितना ज़्यादा होगा, उतनी कंडक्टिविटी कम होगी। कैसे? इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट हायर concentration, degree of dissociation is very low. I repeat,
In the case of weak electrolyte like acetic acid, HCN, NH4OH, at higher concentration, degree of dissociation alpha is very low. But when you added water into them, when you make dilute solution, so what happened? More and more particle were dissociate. So ions, number of ion increases by dilution, conductivity increases. But at higher concentration क्या होगा देखिए जरा, HCN का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, तीन में से एक मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, डिसोसिएट, बाकी दो क्या है, अनडिसोसिएट, मतलब कि इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया, तो मोर कंडक्टिविटी ड्यू टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, अल्फा की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे तीन पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल डिसोसिएटेड था, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन मोर टुवर्ड द फॉरवर्ड साइड, दैट्स वाई H प्लस एंड CN माइनस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। समझ में आ रहा है? जो अनडिसोसिएट है वो भी क्या हो गया, डिसोसिएट। तो नंबर ऑफ आयंस वर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। दूसरा, यहाँ पे आयंस को घूमने फिरने के लिए, मोबिलिटी के लिए ज़्यादा स्पेस मिल रही है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सिमिलरली, in the case of strong electrolyte at higher concentration, the inter-ionic attractions are higher. इंटर-आयोनिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के ऊपर जो कुलम्बिक फोर्स लगाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि आयन्स के बीच में जगह कम है, स्पेस कम है, तो वो बेसिकली अट्रैक्शन लगाने वाले हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम उसके अंदर डाइल्यूशन यानी कि पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव हो पाएंगे। दैट्स वाई कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इट मीन्स इन बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डाइल्यूशन, यानी कि कंडक्टिविटी लैम्बडा m, मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बने रहिएगा ये वीडियो में आखिरी तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। अभी मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड स्टेट में मैंने ऑलरेडी समझा दिया था इसके बारे में। फिर से अगेन देखते हैं, एक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इट मीन्स लैटाइस, टाइप ऑफ लैटाइस, FCC, BCC, ठीक है, एच हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग। तो कौन सी लैटाइस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ लैटाइस स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें वैकेंट स्पेस ज़्यादा थी, कुछ लैटाइस स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनमें एटम्स आर क्लोज पैक टू ईच अदर, उसमें फ्री स्पेस कम थी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा लैटाइस स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। कोई एटम है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ज़्यादातर D ब्लॉक की जो मेटल है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जबकि S ब्लॉक, P ब्लॉक की मेटल्स है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, इसको कप्पा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में। कप्पा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो कर्नल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज कर्नल, उनकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। एट हायर टेम्परेचर मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर और के का क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं था, है ना। तो अगर हम डिफरेंस देखने जाए, अभी तक जितना भी पढ़ा ये वीडियो में, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस हियर। जैसे मैंने कॉपर वायर का एग्जांपल दिया था, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल्स हैं उनमें अगर कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है तो मेटल का कंपोजिशन, मेटल का फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, जैसे NaCl, एसिटिक एसिड,
वो कंपाउंड डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस एंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, जबकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्री आयंस आर डिसोसिएटेड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। मेटालिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, जबकि मोलार कंडक्टिविटी या तो आयोनिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? तो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। कर्नल्स जो है पॉजिटिव चार्ज कर्नल, उसके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी कोज होगी। जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक डिस्टेंस अगर कम है तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कॉज होगी। एज वेल एज दूसरे फैक्टर्स भी है जैसे कि विस्कोसिटी और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एट्सेट्रा। तो ये रहा थोड़ा सा डिफरेंस, याद रखिएगा 4 पॉइंट्स। अभी थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम थोड़े फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ जुड़े हुए कुछ फार्मूलाज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R एंड कंडक्टेंस G के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में ओम लॉ में आप पढ़ चुके हो, ओम्स लॉ में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R एंड इट्स मेजर्ड इन ओम इन SI यूनिट्स, ठीक है। R का यूनिट क्या है? ओम, उसका सिंबल ऐसा है ओम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ एनी सब्सटेंस is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section A। मतलब R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section A। R proportional to L by A, I repeat R proportional to L by A। प्रोपोर्शनल की साइन हटानी है तो क्या ले आएंगे हम लोग? कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को नाम दिया गया है रो। कांस्टेंट रो इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी। क्या बेटा? रेजिस्टिविटी, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट होगा, अगर आप रो को सब्जेक्ट बनाओगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A बाय L। R का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर हो जाएगा ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। 1 ओम इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 ओम इंटू सेंटीमीटर। कभी कभार ओम इंटू सेंटीमीटर यूनिट भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा यूनिट के अंदर कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे हम लोग? रो का ओम इंटू मीटर, ठीक है बेटा। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस G। R का जो इनवर्स होता है 1/R, उसको बोलते हैं G, कंडक्टेंस। क्या बोलते बेटा? कंडक्टेंस। तो अगर G का फॉर्मूला मैं लिखूँ तो 1/R, इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स 1/रो इंटू A बाय L। अगर आप इसको इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू A बाय L, ठीक है। कांस्टेंट का इन्वर्स जो होता है ना, वो भी कांस्टेंट ही होता है। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रो क्या था? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इन्वर्स 1/रो भी क्या है? कांस्टेंट, लेकिन उसको सिंबल दिया गया K। इंग्लिश में जिसको हम K बोलते हैं ना, उसको ग्रीक में बोलते कप्पा। क्या बोलते बेटा? कप्पा। K मीन्स कप्पा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। अगर यूनिट की बात करें तो रो R का यूनिट क्या था? R का ओम, तो G का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। क्या होगा बेटा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ओम का रिवर्स आप करोगे तो MHO, मो हो जाएगा, मो, और मो का सिंबल है ऐसा उल्टा रो। आप समझ रहे हो? ये है रो, लेकिन उसको रिवर्स करोगे तो ये है मो, ठीक है। ओम, रो नहीं बेटा, ओम। ओम का रिवर्स क्या है? मो, ओके।
या तो उसको बोल सकते हैं सीमेंस, सीमेंस का सिंबल है एस, तो SI यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू सीमेंस और मो और ओम, ओम इनवर्ड सॉरी, ठीक है बेटा। कप्पा मीन्स क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी। और SI यूनिट ऑफ K मीन्स, SI यूनिट ऑफ K क्या है, तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स या तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, मोह इंटू मीटर इनवर्स। और इससे छोटे यूनिट, कप्पा के छोटे यूनिट होते हैं ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स या तो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, 1 सीमेंस मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 0.01 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर कहाँ पे है, डिनोमीटर में है। तो डिनोमीटर में अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे 100 लगेगा, 1/100 यानी 0.01। तो याद रखिएगा 1 सीमेंस इंटू मीटर, मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 0.01 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। अभी ये जो K वाला फॉर्मूला है G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L, उसमें K को सब्जेक्ट बनाते हो अगर आप, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू G इंटू L, ये L ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो, और A डिनोमीटर में आएगा, तो K इज इक्वल टू G इंटू L बाय A। अब ये इक्वेशन के अंदर, ये फॉर्मूला के अंदर, ये L बाय A को हम क्या ले लेते हैं, सेल कांस्टेंट। क्योंकि अगर कोई बैटरी, कोई सेल जिसका मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है व्हिटन ब्रिज की मदद से, तो उसका ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया एंड लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये बैटरी है, अब ये बैटरी का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट। उसका जो लेंथ है, डिस्टेंस, वो भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। इसलिए L बाय A को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, सेल कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट, या तो K इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। ओके बेटा, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम लगेगा ये। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये मैंने जो टेबल शो किया है, टेक्स्ट बुक का टेबल है बेटा, ये डिफरेंट मटेरियल का 298 केल्विन के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टिविटी K की वैल्यू दी गई है। जब आप देख सकते हो, सोडियम के लिए कंडक्टिविटी वैल्यू 2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻³ कॉपर के लिए, ये सब क्या है, सुपर, ये सब है गुड कंडक्टर्स जिनकी K की वैल्यू ज़्यादा है। फिर इंसुलेटर, ग्लास, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, रबर, इनका कंडक्टिविटी का वैल्यू 10⁻16 पावर, 10⁻18 पावर की रेंज में, देखिए आप। उसके बाद जो एक्वेस सॉल्यूशन है, प्योर वाटर का कंडक्टिविटी कम है, क्योंकि प्योर वाटर में जो आयंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, डिस्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन HCl, KCl, NaCl, उनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, उनकी कंडक्टिविटी आप देख सकते हो। अभी आप देखिए HCl की कंडक्टिविटी क्या है, 3.91, 0.1 मोलर HCl, एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ये रहे जो रहा ना HAC, एसिटिक एसिड, उसका कंडक्टिविटी 0.047। इट मीन्स एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी कम है क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाई, 0.1 से 0.01 मोलर कर दी, तो कंडक्टिविटी मोलरिटी हमने कम करी ना, तो कंडक्टिविटी भी थोड़ी कम हुई, क्योंकि आयंस ही कम हो गए हैं यहाँ पे। और कुछ सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू दी है, CuO, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये टेबल की जो भी वैल्यूज़ है वो आपको लर्न करनी नहीं है, रिमेंबर, ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है। जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक का टेबल अभी देखा, उसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेराइज द ग्रेट डील एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का कंडक्टिविटी K का वैल्यू डिफरेंट था। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज होने से भी कंडक्टिविटी चेंज होती है। दूसरी बात, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, वोल्टेज के बदलने से भी वो कंडक्टिविटी K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर गैस जुड़ा हुआ है रिएक्शन के साथ तो गैस का प्रेशर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। मटेरियल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स।
डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के कंडक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में हमने देखा कि कंडक्टर जैसे कि मेटल्स, एलॉय, सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, some oxide compound of metal, etc., some organic compounds are good conductors. Conductors have the value of kappa k between the range of 10 raised to 4 to 10 raised to 7 ohm inverse into meter inverse, या तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। 10 raised to 4 to 10 raised to 7 की रेंज में उनका k का वैल्यू होगा। दूसरा, इंसुलेटर जो है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, उनका के की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू 10⁻20 से लेकर 10⁻10 की रेंज में होगी। और जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, CO एट्सेट्रा, उनका जो के का वैल्यू है ना वो कंडक्टर से कम लेकिन सेमीकंडक्टर से ज़्यादा। इट मीन्स 10⁻6 से 10⁻4 की रेंज में होगा। दूसरा, चौथे प्रकार का मटेरियल भी उन्होंने ढूंढा साइंटिस्ट लोगों ने, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर उनको बोलते हैं कि जिनका रेजिस्टिविटी ज़ीरो होता है और कंडक्टिविटी उनका मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, नियर बाय इनफाइनाइट। पहले के ज़माने में अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक 0 to 15 केल्विन। बोलने में आसान है लेकिन ये टेम्परेचर पे पहुंचना डिफ़िकल्ट है। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टू रीच द टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का मतलब वो होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेटल्स और एलॉय के कंडक्टिविटी के का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेटल के लिए के इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मैंने बहुत ही लो कर दिया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और केल्विन टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर सबसे कम हो गया, 0 हो गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी। ठीक है, और ये सुपर कंडक्टर ऑब्टेन हुए। बट नावाडेज, आज के ज़माने में नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल, बहुत सारे सिरेमिक मटेरियल जो सिलिकेट्स से बने हुए थे, सिरेमिक मटेरियल्स, मिक्स ऑक्साइड आर ऑल्सो नोन एज द सुपर कंडक्टर एट 150 केल्विन। MCQ के लिए ये याद रखना, मेटल्स और एलॉय 0 to 15 केल्विन की रेंज में सुपर कंडक्टर है और सिरेमिक सब्सटेंस और ऑक्साइड कंपाउंड 150 केल्विन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है। MCQ के लिए याद रखना ये, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे बच्चों टॉपिक 3.4.1 टेक्स्ट बुक का, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। लेकिन आयोनिक सॉल्यूशन के पहले जो फिज़िक्स में आएगा विस्टन ब्रिज एक्सपेरिमेंट। विस्टन ब्रिज इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द आर रेजिस्टेंस। ओके, अभी विस्टन ब्रिज मेथड जो है पहले तो वो समझेंगे, उसके ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जी की वैल्यू हम उसके ऊपर से ढूंढ सकते हैं। वी नो G इज इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस इज इक्वल टू G and G is equal to 1 upon resistance, can be obtained by the measurement of resistance by the principle of Wheatstone method by following this figure। इसके बारे में डिटेल में आपको फिज़िक्स में पढ़ने को आएगा, उसकी लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहा हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये वीडियो के नीचे देखिएगा तो फिज़िक्स के लेक्चर की लिंक मिल जाएगी ये टॉपिक के साथ जुड़ी हुई। यहाँ पे अभी फ़िलहाल वही टॉपिक डिस्कस होंगे जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में काम में लगने वाले हैं। तो ज़्यादा डीप में आपको फिज़िक्स के टीचर समझा पाएंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट बुक के है वो टॉपिक को कवर किया है, डिटेल में आपको वो वीडियो में देख लेना। ये फिगर हमें क्या शो कर रही है, बैटरी के साथ हमने इस प्रकार से एक सर्किट बनाई है। बैटरी है, आउटर बैटरी, और ये सर्किट है। ये सर्किट में दो रेजिस्टेंस R3 एंड R4 नोन है, चार रेजिस्टेंस टोटल है, उसमें से R3 R4 नोन है, R1 भी नोन लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, डिफरेंट हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से R1 हमारा नोन होगा लेकिन उसकी वैल्यू हम डिफरेंट रखेंगे। R3 R4 फिक्स है, और R2 जो है वो हमें जो ढूंढना है, इधर वो वायर हो सकता है या तो कोई बैटरी हो सकती है,
जिसका रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है। और रेजिस्टेंस की मदद से हम क्या ढूंढेंगे बेटा, R2 की मदद से G, वो सब्सटेंस का कंडक्टेंस हम ढूंढ लेंगे। बीच में लिखा है गैल्वेनोमीटर G, यहाँ से करंट पास होगा। अभी करंट I इधर जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा I1 I2, फिर ये करंट इधर भी जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट क्या होगा, जब बैलेंस सिचुएशन में, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा। यहाँ पे मैंने डीसी करंट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जब बैलेंस कंडीशन होगी तब ये कंडीशन होगी, देखिएगा ज़रा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। कोई भी दो नेबरिंग रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R4 दूसरे दो रेजिस्टेंस R3/R4 के रेशियो के इक्वल टू होगा। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या तो फिर R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, ठीक है। अभी यहाँ पे लेंथ मैंने लिखी है AB/AD इज इक्वल टू BC/CD। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A, लेकिन चारों चार वायर का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है A, वो मैंने सेम लिया है, तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो अगर AB लेंथ अपॉन AD लेंथ इज इक्वल टू BC/CD, AB अपॉन BC भी लिख सकता हूँ मैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD, या तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन CD, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके नेक्स्ट टॉपिक में 2 मिनट के बाद। इसके ऊपर से हम लोग हमारा R2 जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। R1, R3, R4 ये जो है वो नोन है, उसकी मदद से हम R2 को ढूंढ सकेंगे। फिर R2 का इन्वर्स ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा G, ठीक है बेटा। अभी मैंने जो व्हिटस्टन ब्रिज का आपको पूरा डायग्राम समझाया R1, R2, R3, R4 वाला, वो एप्लीकेशन वायर के लिए सही है। लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूशन कंटेनिंग कोई सेल है, बैटरी है, उसका मेरे को रेजिस्टेंस अगर R ढूंढना है तो डायरेक्ट वो फिगर की तरह मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊँगा। उसकी लिमिटेशन ये है कि टू फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन of the electrolyte, the first difficulty is that the solution cannot be connected in the bridge like a metallic wire. वायर की तरह डायरेक्ट ये सॉल्यूशन को आप सीधा जोड़ नहीं सकते, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड तो बह जाएगा, तो उसको स्पेसिफिक कंटेनर में भरना पड़ेगा ना लिक्विड को, ठीक है। दिस डिफिकल्टी इज ओवरकम बाय टेकिंग स्पेशल टाइप ऑफ वेजल। हाँ, पर्टिकुलर वेजल के अंदर आप लिक्विड को भरो तो the vessel act like a conductor, okay, such that the solution is present between two electrodes. The cell thus used is called as a conductivity cell. It is made up of Pyrex glass and has 2 platinum electrodes at the fixed distance apart. A number of designs of the conductivity cells are available. There are so many designs are available. यहाँ पे मैंने 2 सैम्पल डिज़ाइंस शो करी है जो टेक्स्ट बुक में जो फिगर है, ठीक है। एक कंडक्टिविटी सेल है फिलिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल और दूसरा है डीपिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल। मतलब कि दोनों में मैंने प्लेटिनम रॉड दिए हैं। अब देखो नीचे वाली फिगर में प्लेटिनम रॉड को कनेक्ट किया है वायर के साथ, और वो वायर के आसपास मैंने ग्लास ट्यूब रखा है। कॉमन सेंस की बात है, सीधा ग्लास ट्यूब को सॉल्यूशन में डीप नहीं कर पाओगे आप, तो वायर को सीधा सॉल्यूशन में डीप नहीं कर पाओगे। वायर के आसपास क्या रखा है, ग्लास ट्यूब, फिर उसके साथ प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है।
ठीक है। इसका कोई क्रॉस सेक्शन होगा, ये सॉल्यूशन, ये कंटेनर का कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, उसकी कुछ लेंथ भी होगी। तो L/A सेल कांस्टेंट जो मैंने बताया था आगे। उसी प्रकार ये फिलिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, ये जब जो ये ब्लू वाला जो मैंने डॉटेड लाइन की है वो क्या है, सॉल्यूशन। सपोज ये एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, NaCl, वॉट एवर सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, जिसका मुझे K की वैल्यू ढूंढनी है, कप्पा की वैल्यू। लेकिन कप्पा से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, G। ठीक है। उसके लिए व्हिटन ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट, जो पूरा फिगर था, कंस्ट्रक्शन मुझे करना है अगर, तो एक कंडक्टिविटी सेल में बनाऊंगा। ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया R2, अननोन रेजिस्टेंस, इसका हमें ढूंढना है। ठीक है। लेकिन उसके दो एंड में प्लेटिनम रॉड डिप किए हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड उसको वायर के साथ कनेक्ट किया है। और इसको, ये वायर को कनेक्ट करूँगा R2 के टर्म में। इसको मैं लूँगा, ये पूरे कंस्ट्रक्शन को लूँगा इन टर्म ऑफ R2। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन के अंदर सेकंड डिफिकल्टी ये रहेगी, द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इफ द डायरेक्ट करंट इज पास, इफ द डीसी करंट, अगर हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड के करीब वाला जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाने चालू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, समझो मैंने NaCl रखा है, तो वो NaCl कन्वर्ट इनटू NaOH या NaCl कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड एंड Cl2 गैस। मतलब हमारे जो आयंस है अंदर वो कम हो जाने वाले, वो यूज्ड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, रेजिस्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और दिस इफेक्ट आर कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज अ polarization effect. Change in resistance due to electrolysis is known as a polarization. This effect is occurred when DC current is used in the conductivity cell. But conductivity cell में हम क्या करेंगे, alternative current, AC current use करेंगे। To overcome this problem, an alternative current, AC current हमने use किया in the audio frequency range of 550 to 5000 CPS cycle per second. However, when the alternative current is used, ordinary galvanometer failed to detect the null point. हाँ, फिर वो null point अगर हमें चाहिए कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, लेकिन AC करंट यूज़ किया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर को हम रिप्लेस करेंगे कोई ईयरफोन से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज रिप्लेस बाय ईयरफोन और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर थर्ड, टू मिनिमाइज पोलराइजेशन इफेक्ट। चलो, एक तो हमने क्या ले लिया, AC करंट पोलराइजेशन नहीं होगा, फिर भी और पोलराइजेशन ना होने के लिए हम क्या करेंगे, टू मिनिमाइज द पोलराइजेशन इफेक्ट द इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो तीन चीज़ें हमने, तीन चेंजेस किए। व्हिटन ब्रिज के जो टिपिकल फिगर जो थी उसमें हमने तीन चेंजेस अप्लाई किए। कौन से? पहला, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज रिप्लेस बाय अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट विच इज़ आइदर कैन बी इंडक्शन कॉइल और वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर, याद रखिएगा। दूसरा, गैल्वेनोमीटर इज रिप्लेस बाय द ईयरफोन। एंड थर्ड, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल आर कोटेड विद द फ्रेशली प्लेटिनम ब्लैक बिफोर यूज्ड। इसको तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए व्हिटन ब्रिज का जो अभी फिगर मैं ड्रॉ करूँगा वो देखिएगा जरा। नेक्स्ट, अभी जो बात करी मैंने उसको ये फिगर से हम समझा सकते हैं कि DC करंट के बदले मैंने AC करंट, अल्टरनेटिव करंट ऑसिलेटर से प्रोड्यूस किए। याद करो, चार अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4। तो ये हमारा R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ व्हिटन ब्रिज R1। ये R2 हमारा अननोन जो ढूंढना है, जिसके साथ हमने ये सॉल्यूशन डिप किया है, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस सेल डिप किया हुआ है। ठीक है,
उसका R2 जो रेजिस्टेंस है अननोन X सपोज किया है X, और ये जॉकी की मदद से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट के ऊपर ईयरफोन में से कोई आवाज़ नहीं आएगा, कोई म्यूज़िक नहीं बजेगा अगर उसको कनेक्ट किया है कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन हाँ, अगर मैंने उसको घुमाया और कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आया, नल पॉइंट पे जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रहा है ईयरफोन में से, इट मीन्स यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। जहाँ पे लास्ट फिगर में मैंने गैल्वेनोमीटर रखा था, सही है ना। हाँ, यहाँ पे कहीं पे होगा या तो यहाँ पे कहीं पे होगा ना तो आवाज़ आएगा, लेकिन नल पॉइंट के ऊपर ईयरफोन में से कोई आवाज़ नहीं बजेगा। इट मीन्स ये जो एडी लेंथ हो गई ना, एडी लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू R3, यानी डीसी लेंथ हो गई प्रोपोर्शनल टू R4। तो R1 R2, ठीक है, R3 R4 हो गया ना, 4 रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 और R4। और उसका रिलेशन क्या था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस, R2 जो है X, R2 के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, X। यहाँ पे R2 होना चाहिए ना, या तो यहाँ पे आप R3 लिख दो, ठीक है। तो R1 अपॉन R3 के तौर पे क्या होगा, एडी लेंथ, R2 यानी X और R4 यानी CD लेंथ। ये लेंथ हम लोग स्केल से मेज़र कर सकते हैं, वहाँ पे स्केल दी होगी व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो लेंथ हम पुट करेंगे, R1 नोन होगा हमारा, उसकी मदद से हम X को सब्जेक्ट बना सकते हैं। X यानी क्या, हमारा R2, X यानी क्या है, X जो हमें ढूंढना है, अननोन, इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है। और अगर X मिल जाता है तो 1 अपॉन X करके हमें क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी G, कंडक्टेंस मिल जाएगा G। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। अब ये L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको सिंबल दिया G स्टार। तो K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ओके। और G इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन R। तो हम K इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, G स्टार अपॉन R, या तो फिर K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो सिंपली। अगर सिंबल में उलझना नहीं चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये सब कुछ। नाउ कंडक्टिविटी हमने देखी K, अभी हम लोग देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्बडा M। लैम्बडा M इज इक्वल टू K/C। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सॉल्यूशन जब होता है ना इलेक्ट्रोलाइट का, तो एक फैक्टर और वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, लेंथ, एरिया। उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट जो फिगर ड्रॉ करी थी कंडक्टिविटी सेल में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मेंशन नहीं था, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व करता हुआ इक्वेशन एक बनाया हमने प्रैक्टिकली। तो लैम्बडा M इज इक्वल टू K/C। K यानी कप्पा कंडक्टिविटी, C यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लैम्बडा M यानी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो कंपलसरी लैम्बडा M का यूनिट है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ, सीमेंस के बदले आप ओम इनवर्स भी ले सकते हो या तो मोह भी ले सकते हो, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। के कप्पा का यूनिट होना चाहिए सीमेंस मीटर इनवर्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन का मोलारिटी नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लेना है मोल पर मीटर क्यूब। मतलब ये ऑल 3 आर SI यूनिट, ठीक है ना। लैम्बडा M इज इक्वल टू K/C, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मीटर क्यूब मैंने लिया है, लेकिन उसको ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मोलारिटी में दे देंगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ना उसको मोलारिटी में देंगे। तो हम उसको फॉर्मूला में कैसे डिराइव करें, लैम्बडा M इज इक्वल टू K इंटू 1000/C।
अभी यहाँ पे C यानी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लेना है, मोलारिटी, मोल पर लीटर, जिसको हम बोल सकते हैं मोलार, 1 मोलार 2 मोलार, ठीक है, मोलारिटी। और K का यूनिट लेना है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्बडा M का यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट के डेरिवेशन में मत पढ़िए, सीधा फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा यूनिट लेना है वो याद रखिए। फिर 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू, अभी ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 10⁴ हो जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵ सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो 10⁴ हो जाएगा ना। दूसरा, ये मोलार कंडक्टिविटी में जैसे मोलारिटी है वैसे एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्बडा EQ, या तो लैम्बडा N भी कभी कभार इसको शो करते हैं, लैम्बडा N। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000/N। अभी ये N यानी नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, K का यूनिट लेना है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, और लैम्बडा N या तो लैम्बडा EQ का यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। न्यूमेरिकल्स में आपको कितने कितने फॉर्मूला काम में लगने वाले हैं न्यूमेरिकल या तो MCQ में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = ρ × L/A, सबसे पहले देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। R = ρ × L/A, उसका इन्वर्स कर देंगे, 1/R = क्या हो जाएगा, G, कंडक्टेंस, तो G = K × A/L, क्योंकि अगर आपने रो का इन्वर्स किया तो 1/ρ यानी कांस्टेंट का इन्वर्स को कांस्टेंट ले लिया K, ठीक है, और L/A का इन्वर्स हो गया A/L। अब ये K कप्पा को अगर सब्जेक्ट बनाते तो क्या होगा, G × L/A, और ये लेंथ अपॉन एरिया को हमने दिया नाम G स्टार, सेल कांस्टेंट, यानी कि कप्पा K = कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, और G के बदले 1/R पुट कर दे तो क्या होगा, K = G स्टार अपॉन R। फिर ये मोलार कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला काम लगने वाला है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाले, इतने फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में काम में लगने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसको नोटबुक में लिख डालिए, फॉर्मूला को लर्न कर दीजिए, एंड देन नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है बच्चों।